जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी से कुछ वैसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर आ रहा हूं जो कि कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, यूपीएससी का एग्जाम देने वाला हो, बीपीएससी का एग्जाम देने वाला हो, या फिर कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह, रेलवे वगैरह, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं हमारे संविधान में, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अभी तक 2024 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक, तो हम लोग जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है और कौन सा पहला संविधान संशोधन क्या था और कब किया गया था। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उस सबको हम लोग आज एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे। देखिए, पहला जो संविधान संशोधन था वो 1951 में हुआ था। ठीक, तो आप सबको पता है कि जो संविधान हमारा लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि एक साल बाद ही हमें अपने संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 1951 में हमें अपने संविधान को संशोधन करना पड़ा, यानी कि संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ा। तो जो संविधान हम लोगों ने संशोधन किया था उसका उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बताना। यानी कि जो पहला हमारा संविधान संशोधन था वो हम लोगों ने क्यों किया था? देखिए, उस समय क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम लोग जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया था। ठीक, उसको खत्म करने से क्या हुआ, जो गरीब लोग थे उनको जमीन देना था सरकार को। उनको जमीन देने की जिसके पास बहुत सारा संपत्ति था, बहुत सारा जमीन वगैरह था, उनसे लेकर के ही तो जमीन देगी। सरकार के पास तो कुछ अपना जमीन था नहीं। ठीक है, तो उनसे जमीन लेने के लिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था। जब जमींदारी प्रथा खत्म हुआ तो देखिए, पहले क्या था, जो ओरिजिनल संविधान संविधान था उसमें जो जमीन आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो जब लोगों से उनकी जमीन ली जाने लगी तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे, हाई कोर्ट पहुंचने लगे कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये तो हमारा मूल अधिकार है। आप कैसे किसी का मूल अधिकार छीन सकते हैं? आप कैसे किसी को उसके संपत्ति से वंचित कर सकते हैं? ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के बहुत विवाद होने लगा, बहुत सारे केस होने लगे सरकार के ऊपर। ठीक है, तो सरकार ने इसका एक तोड़ निकाला, एक हल निकाला कि क्यों ना हम जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है उसको हम जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हम हटा दें। ठीक है, और जो हम ये जो भूमि सुधार कर रहे हैं, जो जमींदारी प्रथा कर रहे हैं, इसको हम क्या कर दें, इसको हम 9th शेड्यूल में डाल दें। 9th शेड्यूल एक ऐसा है, मतलब एक शेड्यूल है जिसमें अगर आप कोई भी कानून को डाल देते हैं तो उस पे आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, यानी कि जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें ये चीज किया गया था पहला संविधान संशोधन में। ठीक है, तो देखिए इसका प्रमुख बिंदु क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन, यानी कि जो मौलिक अधिकार था आपका प्रॉपर्टी का, उसमें संशोधन किया गया, यानी संपत्ति के अधिकार में संशोधन। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंध, यानी कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 का, उसमें उचित प्रबंध लगाए गए। यानी कि कुछ मामलों में आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते थे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि पहला जो संविधान संशोधन था उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधारों को कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, यानी कि जो भी भूमि सुधार किए जा रहे थे उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाना, ताकि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको जमीन दिया जा सके। जिसके पास अथाह संपत्ति है, अथाह जमीन है, उनसे कुछ जमीन लेकर के गरीबों को जमीन दिया जा सके। ठीक, तो ये संशोधन कब हुआ था? 1951 में किया गया था ये संशोधन, पहला संविधान संशोधन। तो आपसे किस तरह क्वेश्चन बनेंगे? संविधान का पहला संशोधन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, और कब किया गया था? या तो आपसे साल पूछा जाएंगे या फिर कब किया गया था। ठीक है, या फिर आपको अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में करके आपको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा संविधान संशोधन। देखिए, नेक्स्ट संविधान, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है आपका 24वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये होता है 1971 में। ठीक है, इसके पहले भी कई सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे 7वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो 7वां संविधान संशोधन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको भी एक बार देख सकते हैं कि 7वां जो संविधान संशोधन है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जो कि 1956 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है। 24वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है, इसमें इसके प्रमुख बिंदु बिंदु क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन। ठीक है, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करना। देखिए इसमें क्या किया गया था, अनुच्छेद जो 368 था उसमें संशोधन किया गया।
अनुच्छेद 368 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 368 है वो संविधान संशोधन की ही बात करता है। ठीक है, और उसमें ये लिखा गया है कि जो संविधान संशोधन है वो किसी तरह का कानून नहीं है। ठीक है, वो किसी तरह का लॉ नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 13 में भी इसमें बदलाव किया गया था। ठीक, आर्टिकल जब हम 13 पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है, वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात करता है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा कस्टम, कोई भी ऐसा मतलब रीति रिवाज जो आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल जो 13 में ना एक क्लॉज जोड़ा गया। वो क्लॉज क्या था कि जो संविधान संशोधन है वो लॉ नहीं है, वो कोई कानून नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 368 में क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 368 में ये जोड़ा गया कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत नहीं आता है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देखिए, और संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करनी, यानी कि और संसद को ये शक्ति दिया गया कि संसद क्या कर सकता है, संविधान का कोई भी प्रावधान को बदल सकता है, जो चाहे उसकी मर्जी वो बदल सकता है। ठीक है, और कोई मतलब इसमें आप जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें 24वां संविधान संशोधन में शामिल की गई थी 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है कि बिल्कुल आपके पास अधिकार है कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, आप किसी भी चीज का संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक, और हम ये भी बात मानते हैं कि आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं है। ये चीज भी हम मानते हैं। ठीक, मतलब जो जो बात इसमें कही गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। ठीक, हम आपकी सारी बात मान रहे हैं, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप उसको बदलाव कर रहे हैं, अगर आप उसमें किसी तरह का चेंज कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक, तो आर्टिकल सॉरी जो 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था, ठीक है, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम का एक महत्वपूर्ण तत्व निकल कर सामने आया। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ना जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार मिल गया किसी भी मामले में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? संसद के संविधान संशोधन अधिकारों की पुष्टि करना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान संशोधन अधिकारों की पुष्टि करना इसका उद्देश्य था। ये पूछ देखिए, इससे आपको साल पूछा जाएगा कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? देखिए, फिर आता है 42वां संविधान संशोधन। कब होता है 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि मिनी संविधान किसको कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1976 में हुआ था, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, इसमें तो बहुत पहले तो इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज जोड़े गए थे, लेकिन जब वापस से जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उन्होंने कई सारे बदलाव किए। कई सारे जो संविधान संशोधन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उनको 44वें संविधान संशोधन के तहत उनको खत्म कर दिया जाता है, उनमें उनको मिटा दिया जाता है। ठीक, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उनको भी शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ठीक, तो जो उस समय टोटल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। किसके रिकमेंडेशन पे? तो सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, और संसद की शक्ति को बढ़ा, यानी कि जो संसद की जो शक्ति थी उसको बढ़ा दिया गया कि संसद जो चाहेगा वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, किसी तरह का जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर से ये लोग अपना ये करने लगे, भाई संसद के पास बहुत शक्ति है, जो मन करेगा वो कर सकता है। ठीक, देखिए उद्देश्य क्या था? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव करना, यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो संविधान में मतलब अपने हिसाब से वो बदलाव करना चाहती थी, ताकि उनको जो मन करे वो कर सके, संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सके। ठीक है, संसद जो चाहे वो कानून बना सके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपको साल याद रखना है कि साल कौन सा साल था 42वें संविधान संशोधन का, फिर उनमें से क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। तो आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, और मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान में व्यापक बदलाव करना था इसका उद्देश्य, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, फिर आता है 44वां संविधान संशोधन। ठीक, जो 44वां संविधान संशोधन होता है वो मोरारजी देसाई के द्वारा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था।
ठीक, इसे देखिए इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटाना, यानी कि जो संपत्ति का जो अधिकार था जिसपे इतने सारे विवाद हो रहे थे, उसको इन लोगों ने मौलिक अधिकार से ही हटा दिया कि भाई अब से आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपसे आपकी संपत्ति ली जा रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट के तहत। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों में संशोधन, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो इमरजेंसी का जो प्रावधान है, उसमें संशोधन किया गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पहले क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आपको इमरजेंसी लगाने का प्रावधान था। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस जो शब्द था उसको हटा करके आर्म रिवेलियन शब्द जोड़ा गया कि जब तक अगर देश में आर्म रिवेलियन होगा तभी उसके आधार पर ही आप देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जोड़ा गया। और भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन का, उससे कई सारे प्रोविजन को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। ठीक, देख उद्देश्य क्या था, आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव और मौलिक अधिकारों की बहाली, यानी कि जो आपातकालीन जो प्रावधान में बदलाव किया गया था, यानी कि इमरजेंसी के समय कई सारे प्रावधान में बदलाव किए गए थे। ठीक है, उसको बदलना था। और जो मौलिक अधिकार थे, मैंने मौलिक अधिकार जो खत्म हो गए थे, उनको फिर से बहाल करना इसका उद्देश्य था 44वें संविधान संशोधन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में। किसके द्वारा किया गया था? जो राजीव गांधी की सरकार थी उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना है। ठीक है, पहले क्या थी, मतदान की आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 61वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित था? तो मतदान की जो आयु थी वो आप 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। ठीक, चलिए इसका उद्देश्य क्या था? तो युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि जो यूथ हैं अपने देश के, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की इसका उद्देश्य था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, ये किससे संबंध है? इसका संबंध है पंचायती राज से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 73वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? तो पंचायती राज से संबंध है। ठीक, कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। ठीक है, जो पंचायती राज जो संस्थाएं हुआ करती थी, ग्राम सभा हो गए, पंचायत समिति हो गए, ब्लॉक वगैरह हो गए, ठीक है, इन सबको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। ठीक, और इनका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाना, यानी जो सेल्फ रूल होता है, सेल्फ गवर्नेंस होता है, ग्रामीण स्वशासन को, उसको सशक्त बनाने की बात की गई थी। ठीक, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और ये कब हुआ था? इस तरह के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये भी 1992 में हुआ था। इसका भी क्या उद्देश्य था? इसका भी उद्देश्य स्वशासन की बात की जा रही थी, यानी कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं उनको सेल्फ गवर्नेंस की बात की जा रही थी। ठीक है, देखिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना, यानी कि जो नगर पालिका थे, ऊपर हम लोग देखा थे पंचायत जो थे उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वैसे ही नगर पालिका जो होते थे उनको भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। ठीक है, और ये शहरी स्वशासन को सशक्त बनाने की बात की गई थी। ऊपर तो हम लोग देखा था वो ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाने की बात की गई थी, और यहाँ पे शहरी स्वशासन यानी कि जो शहर है उनको भी सशक्त बनाने की बात की जा रही थी 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? संविधान का 86वां संशोधन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, एक देखिए इसमें दो दो चीज से संबंधित, एक तो आपका एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और एक आपका डीपीएसपी से संबंधित है। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। किसकी सरकार थी उस समय? उस समय अटल बिहारी की सरकार थी, और देश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी अटल बिहारी की सरकार थी। ठीक है, ठीक, इसमें क्या था? प्रमुख बिंदु क्या है? अनुच्छेद 21A को समावेश किया गया, यानी कि अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। पहले क्या था? पहले 20A इसमें शामिल नहीं था, एक नया को आर्टिकल जोड़ा गया 21A। इसमें क्या था? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना, यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। और ये जो एजुकेशन है वो क्या है? वो आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 क्या है? वो एक फंडामेंटल राइट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत आपके लिए एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, चलिए अब देखिए इसके पहले जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का जो बात था ना, वो क्या था? एक डीपीएसपी के तहत, आर्टिकल 45 के तहत डीपीएसपी में शामिल था।
लेकिन उसको वहां से हटा करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। वो क्या ड्यूटी था? वो यह ड्यूटी था कि अपने जो भी आपके बच्चे हैं आप उनको स्कूल भेजें। ठीक है। हमने तो भाई बना दिया कि फंडामेंटल राइट है बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई करने का अधिकार, हम तो फंडामेंटल राइट बना दिया। लेकिन आपके माता पिता, आपके गार्जियन अगर बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे तो कैसे उनको शिक्षा का अधिकार मिलेगा? इसलिए ये ड्यूटी बनाया गया कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक गार्जियन का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें शिक्षा का शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। देखिए, उसी समय ये एक गाना चला था, स्कूल चले हम। ठीक है। वो बहुत फेमस हुआ था। तो ये आप उससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि उस समय जब हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे तो उस समय ये गाना चलता है, स्कूल चले चले हम। आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये गाना देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 91वां संविधान संशोधन, यानी कि 91st संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? ये पहले तो ये 2003 में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? सरकार में पदों के दुरुपयोग को रोकना, यानी कि सरकार के जो भी पद हैं उनके दुरुपयोग को रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए देखेंगे कैसे होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद के आकार को विधानमंडल की कुल संख्या का 15% तक सीमित करना है। यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद है उसका उसका जो भी मंत्रिपरिषद है उसका जो आकार है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 सदस्य हैं विधानमंडल में। ठीक है। कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। तो जो मंत्री की संख्या होनी चाहिए वो क्या? वो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 200 सदस्य हैं तो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15% तक ही रहना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज किया गया। ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, लोग क्या होता है ना, लालच के चक्कर में आकर, मंत्री पद के चक्कर में आकर के ना अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे के पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है। ठीक है। कल को कांग्रेस उनको किसी बीजेपी के मंत्री क्या कहते हैं एमपी को ये उनको लालच दे दें कि भाई आप हमारे में आ जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे। ठीक। तो उनको तो तोड़ सकती है वो। ऐसे करके बहुत लोगों को लालच दे करके अपने में जोड़ सकती है। इस ये लालच को, ताकि कोई डिफेक्शन ना हो, इस चीज को रोकने के लिए इसको सीमित किया गया कि भाई आप 15% से ज्यादा किसी मंत्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है। वैसे क्या होगा, एक ही विभाग में कई सारे मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़क मंत्री है। ठीक है। शहर के लिए अलग सड़क मंत्री बना दिया जाएगा, गांव के लिए अलग मंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है। कच्चा सड़क के लिए अलग मंत्री बना दिया जाएगा, पक्का सड़क के लिए अलग मंत्री बना दिया जाएगा, हाईवे के लिए अलग मंत्री बना दिया गया। ठीक है। तो इस सब चीजों को रोकने के लिए इसको सीमित किया गया कि आप 15% से ज्यादा मंत्री परिषद का आकार आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक। तो ये चीज हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, 101वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वस्तु और सेवा कर को लागू करना, यानी कि जो जीएसटी है, जीएसटी को लागू करना। ठीक है। देखिए, ये करने के लिए इसको लागू किया गया था। और भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको सरल, यानी कि उसको आसान बनाने के लिए इसको लागू किया गया था। पहले क्या था? पहले 42 यानी कि 40 से ज्यादा तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। ठीक है। उन सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बनाया गया जिसको जीएसटी कहते हैं, वस्तु और सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। ठीक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 101वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? तो जीएसटी को लागू करने से संबंधित है। और ये कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जब देश में बीजेपी की सरकार थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्या? 103वां संविधान संशोधन, यानी कि जो 103 संविधान संशोधन, ये कब किया गया था? ये किया गया था आपको 2019 में किया गया था। ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब देखिए, अभी के जितने भी ये संविधान संशोधन है ना, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करना, यानी आर्थिक रूप से, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है। और देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देना, इसके इसमें 10% आरक्षण की बात की गई थी, यानी कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण की बात की गई थी। यहाँ पे आपके कास्ट के हिसाब से आरक्षण की बात नहीं की गई थी, यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को देख करके आपको आरक्षण देने की बात की गई थी, और ये 10% आरक्षण को बढ़ाया गया था।
ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन संशोधन यानी कि 104 संविधान संशोधन है, वो कब हुआ था? वो 2020 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 2020 में हुआ है। देखिए ये सब अभी तुरंत हाल के ही ये संविधान संशोधन है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, यानी कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करना, यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति, उनको जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में और सरकारी नौकरियों नौकरियों को लेकर के, ठीक है, इसको मतलब कंटिन्यू इसको करने की बात की गई थी। यानी कि जो 10 साल हाँ रहता ना कि 10 साल तक इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो 2020 में उनका 10 साल समाप्त हो रहा था, तो फिर से उसको बढ़ा करके 10 साल तक कर दिया गया। देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की समय सीमा 10 साल के लिए बढ़ा दी। यानी कि 10 साल 2020 में खत्म हो रहा था, 2010 में 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, उसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ा करके अब 2030 तक के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो 104वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की निरंतरता को सुनिश्चित करने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।